हमने लास्ट टाइम 31st मीटिंग को कवर किया था। अब आज से दूसरी सीरीज चालू हो रही है डिस्कोर्सेस 2 के अंदर, जो तावरिया जी ने उसको फर्स्ट मीटिंग से ही लिया है। ये पढ़ने से पहले एक दो बात तो सोच लेते हैं। एक बात कि हमें खास करके हम जो है हमारा पूरा समय जो है वो ज़्यादातर डे ड्रीमिंग में और ब्रूडिंग में जाता है, और इसके बारे में हम बहुत गंभीर नहीं हैं, पर हमें थोड़ा गंभीर होना चाहिए, क्योंकि जितना हम विचारों में उलझे रहते हैं इतना वर्तमान से दूर रहते हैं, और जीवन जो है वो वर्तमान के अंदर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम विचारों में उलझे न रहे, डे ड्रीमिंग में या ब्रूडिंग के अंदर ना चले जाए, बार बार वर्तमान में रहे। दूसरा ये कि इस तरह डे ड्रीमिंग वगैरह में रहने से क्या होता है कि हमारी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। तो एक अध्यात्म के मार्ग के ऊपर सबसे ज़रूरी चीज़ है शक्ति। शक्ति के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। हम जो जो प्रैक्टिस करते हैं उसका कारण भी यही कि हम धीरे धीरे करके शक्ति को हम इकट्ठा करें, और शक्ति का उपयोग करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं अध्यात्म के अंदर। तो हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कहाँ लूप होल्स है हमारे, कौन सी हमारी वीकनेस है जहाँ से हमारी शक्ति वेस्ट होती है, वो हमें देखना चाहिए। पर ख़ास तो ये कॉमन चीज़ है, एक इमेजिनेशन। हर व्यक्ति जो है बार बार इमेजिनेशन में चला जाता है और कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो वो वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। एक कारण क्या है कि हमें मैकेनिकल हैबिट हो गई, इसलिए तो हम इस तरह का जो है वो डे ड्रीमिंग, इमेजिनेशन वगैरह करते रहते हैं मैकेनिकली। हमें पता भी नहीं होता है कि हम मैकेनिकली इसके अंदर आ गए हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं। तो एक मैकेनिकल हैबिट है, उसको बार बार तोड़ना पड़ता है। और दूसरा ये है कि हमें इमेजिनेशन के अंदर थोड़ा बहुत एक कंफर्ट मिलती है। आपको जागृत रहना है तो उसके लिए ज़रा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप इमेजिनेशन में है, कुछ नहीं करना है तो एक कंफर्ट रहती है। इसलिए हमें इमेजिनेशन में रहने का एक इंटरेस्ट पड़ता है, एक मज़ा आता है, इसलिए हम इससे बाहर नहीं निकलते। जैसे कि हम मेडिटेशन करने का प्रयत्न करते या जप करने का प्रयत्न करते, तो कई बार हमें पता होता है कि भाई हम ध्यान हमारा नहीं लग रहा है और हम भटकते रहते हैं, फिर भी हम इसकी परवाह नहीं करते हैं और विचारों में ही रहते हैं। इससे निकलकर ध्यान या जप के अंदर जाना नहीं चाहते, क्योंकि विचारों में एक मज़ा आता है। तो ये एक सबसे बुरी चीज़ है कि जो हमें ये इसके अंदर पकड़ के रखती है। तो इसके लिए थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब फिर हम उससे बाहर निकल सकते हैं। रीडिंग करते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ सेकंड सीरीज, डेट 14 जून 1984। तो पहली सीरीज़ के अंदर 31 जो थे, तो जो लेक्चर्स उन्होंने दिए थे, और सेकंड सीरीज़ यहाँ से चालू होती है। फर्स्ट सीरीज़ जो है वो 1981 में शुरू हुई थी, और ये 84 में, मतलब कि 2.5 साल के बाद करीब ये दूसरी सीरीज़ उन्होंने चालू की है। उसमें क्या कहते हैं वो देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे वी बिगिन ए न्यू सीरीज ऑफ मीटिंग that will convey to you of what is essential in life, which will lead unmistakably to self improvement। तो इस मीटिंग के अंदर तावरिया साहब कुछ हमें ऐसा बताना चाहते हैं कि जिससे हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, हमारा आंतरिक विकास हो, और इसके लिए जीवन में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो।
तो वो हमें ये सीरीज़ के अंदर कन्वे करना चाहते हैं। फ्रॉम विद इन एंड बी अपेरेंट ऑन द सरफेस आउटसाइड लेटर एंड मेक अस इन कोर्स ऑफ टाइम biologically whole or complete human being, for without being complete no progress of a spiritual nature is ever possible। अब ये जो है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पहले तो अंदर से करना है और इसकी असर जो आएगी वो बाद में बाहर से आएगी। तो जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो प्रैक्टिसेस की असर जो है वो अंदर होती है। तो जैसे कि अभी रिफाइनिंग करते हैं, फेस करते हैं, जो करते हैं हम एक्सरसाइजेस, तो वो अंदर से क्लींसिंग का काम करती है। और जब ये क्लींसिंग का काम थोड़ा ठीक ठाक रूप में हो जाता है, उसके बाद में हम सरफेस लेवल के ऊपर कुछ चेंजेस देख सकते हैं। तो जो परिवर्तन आता है वो अपेरेंट होता है और जो प्रक्रिया जो चलती है वो अंदर की ओर चलती है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट इस तरह अंदर चलता रहता है और इसका रिजल्ट हमें कुछ समय के बाद देखने को मिलता है। और फिर आगे जाके ये चीज़ जो है वो बायोलॉजिकली हमें कंप्लीट या होल बनाती है, क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है और वो है कि जब तक हमारे अंदर ये बायोलॉजिकली हम होल या कंप्लीट नहीं बनते तब तक रियल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होता है। और बायोलॉजिकल कंप्लीट क्या है वो हमने पिछली मीटिंगों में देखा था कि जब व्यक्ति बायोलॉजिकली कंप्लीट बनती है तब वो धारणा ध्यान वगैरह का आगे का जो अभ्यास है उसके वो लायक बनता है। तो धारणा ध्यान का अगर अभ्यास हमें आगे जाके करना है तो बायोलॉजिकली कंप्लीट बनना है, और बायोलॉजिकल कंप्लीट बनने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है कि जो हमें जिससे हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सके। इन दिस सीरीज वी विल रीएडजस्ट what was stated in our earlier series of meetings, besides making it more clear by adding whatever that is necessary, for I myself have learned from them as to how thoughts in the proper sequence should be presented। तो ये जो दूसरी जो ये सीरीज चालू हो रही है उसके अंदर वो कहते हैं कि हमने जो आगे देखा था, जो पिछली मीटिंगों के अंदर जो देखा था उसको हम फिर से रीएडजस्ट करेंगे, मतलब उसकी पुनः चर्चा करेंगे, उसके ऊपर उसको फिर व्यवस्थापित करेंगे उसको, और उसके अंदर कुछ और ऐड करते जाएंगे, नया भी कुछ इसमें ऐड करेंगे, नया कुछ सीखेंगे, और इस तरह जो ज़रूरी है वो होता जाएगा। और कहते हैं कि मैंने भी इतने समय के बाद में ये सीख लिया है कि भाई ये जो विचारों को या जो बात कहनी है इसको किस तरह सीक्वेंस में इसकी रजूआत की जाए। तो अभी मैं यहाँ इस सीक्वेंस के अंदर इसकी रजूआत करूँगा, इस तरह उनका कहना है। बिफोर वी बिगिन आई वॉन्ट योर वर्ड दैट व्हेन आई स्पीक यू वुड लिसन टू व्हाट आई स्पीक। देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और इसके ऊपर तावड़िया जी बहुत भार देते थे और उसका कारण भी आगे बताते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं जब बोलता हूँ तो सिर्फ आप सुने, कुछ भी बोले नहीं, और क्या कह रहा हूँ एकदम ध्यान से सुने। और इसके लिए मुझे एक गारंटी चाहिए, वर्ड चाहिए आपके अंदर, मतलब कि आप मुझे एक विश्वास दे, एक गारंटी दे कि मैं जो कहूँगा तो सिर्फ आप सुनेंगे। अब होता क्या है कि जो स्पीकर होता है, खास करके ऐसे कोई महापुरुष जो होते हैं, और जब वो कुछ हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता रहता है और उसके कारण जो हमें पकड़ना चाहिए वो हम पकड़ नहीं पाते, जो हमें समझना चाहिए वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो उनका तो यही एक अपेक्षा या उनकी एक ये होती है, इच्छा होती है कि भाई व्यक्ति को जो कहा जाता है वो ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आगे जाके अगर प्रोग्रेस करना है तो ये सारी चीज़ें समझ में आनी और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है वो इसलिए ये पॉइंट उन्होंने कहा है। अब उसके बारे में आगे कहते हैं, टू दिस यू वुड से दैट यू डू सिंसियरली लिसन टू मी, बट द ट्रबल इज दैट you seem to be listening to me
but your mind simultaneously tries to compare with whatever you have read or heard earlier from other sources, and either you accept or question as to which of the two presentation is the true statement. अब यही होता है, ये हमारी हर व्यक्ति के अंदर ये होता है कि जब हम सुनते हैं तो आधा सुनते हैं और फिर हम विचारों में चले जाते हैं। और होता क्या है कि क्योंकि इस मार्ग पर आने से पहले हमने बहुत कुछ पढ़ा होता है, बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में जानकारी ली होती है, किसी को सुना होता है, प्रवचन सुने होते हैं, तो कुछ न कुछ सोकल ज्ञान हमने इकट्ठा कर लिया है। और जब भी कोई बात होती है तो अंदर एक कंपैरिजन चलती है कि भाई ये कहा जाता है, ये सच है कि हमने जो पढ़ा था, सुना था, वो बात सच है। तो इस तरह एक अंदर एक डायलेमा क्रिएट होता है और उसके कारण जो है वो हम चीज़ जो कही जाती है उसको सही ढंग से पकड़ नहीं पाते हैं। अंदर एक दो विचार चलते रहते हैं और या तो हम इसको एक्सेप्ट करते हैं या फिर ये अंदर कंपैरिजन चालू रहती है कि कौन सी बात सच्ची है, जो हमने पढ़ा था या अभी जो कहा जा रहा है वो। तो इसीलिए जब हम कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं तो कृपया एक चीज़ खास करनी चाहिए कि जो पुरानी चीज़ें एक साइड पर रख देनी चाहिए। एटलीस्ट टेम्पररीली भी आपको जब सुनते हैं तो इसको कंपेयर मत करिए या पुरानी चीज़ों को दिमाग में मत लाइए, एकदम फ्रेश माइंड से इसको समझने का प्रयत्न करें, तो ही इस चीज़ को हम न्याय दे पाएंगे। दिस इज़ ह्यूमन प्रैक्टिस एंड नॉट ए फॉल्ट। अब ये एक आदत होती है, स्वभाव होता है व्यक्ति का, एक कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर व्यक्ति के अंदर ये जाने अनजाने में इस तरह का होता है, जो उसने पढ़ा है, कुछ समझा है, वो बीच में आ जाता है और वो कभी डाउट भी क्रिएट करता है, कभी हम चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं, तो ये गड़बड़ी चालू रहती है। पर इस स्वभाव एक आदत से हमें ऊपर उठना चाहिए। बट दिस एक्सरसाइज शुड बी परफॉर्म एट होम आफ्टर द मीटिंग इज ओवर। अगर आपको कंपेयर करना ही है तो करिए, कोई चिंता नहीं है, पर कम से कम यहाँ मत करिए। आप घर जाके फिर जो कहा गया है या आपने जो सुना है उसको आप ये करने का प्रयत्न कर सकते हैं। I can show you as to what happens with your hearing and brain operations and show you what and how you miss some of the statements. This being clear, we will proceed further. तो वो कहते हैं, क्योंकि वो तो जानते हैं, इतनी सबकी साइकोलॉजी जानते हैं और हर व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा होता है वो बहुत गहराई से वो तो समझते थे। इसलिए वो कहते हैं कि ये जब बात हो रही है तो आप के अंदर क्या चल रहा है, आपका दिमाग में क्या हो रहा है, वो मैं जानता हूँ, और किस तरह आप जो स्टेटमेंट्स है उसको मिस कर रहे हैं। तो ये वो समझते थे, इसीलिए कहते थे कि भाई आप जब ये सुनते हैं तो सिर्फ इसके ऊपर ध्यान दें। आई शैल ऑल्सो मेक यूज ए ब्लैक बोर्ड फॉर इम्पोर्टेंट मेथड्स। योर ब्रेन एंड मेमोरी पैटर्न्स मस्ट नॉट डिफर फ्रॉम माइंड कंसिडरेबली। अब जब कोई कुछ सुनना समझना होता है तो जो व्यक्ति क्या कह रही है उसकी जो जिस तरह ब्रेन काम कर रहा है और इसकी जो मेमोरी पैटर्न्स काम कर रही है, तो कम से कम उसके मुताबिक हमें भी चलना चाहिए और ये चीज़ों को हमें समझना चाहिए। मतलब इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमारा ब्रेन कुछ अलग ढंग से या अलग सोचता है, अलग ढंग से काम कर रहा है, उनका ब्रेन अलग ढंग से काम कर रहा है। तो जो होता है कि भाई ये चीज़ जो हमारे फिर ग्रिप में नहीं आती है, वो इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए वो ब्लैक बोर्ड का भी उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि जो डायग्राम्स है, हम जानते हैं कि डायग्राम्स के लिए अगर बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करके बताया जाए तो अच्छी तरह व्यक्ति इसको समझ सकती है। फाइनली कीप द 5 डायग्राम्स चार्ट ऑलवेज विथ यू, फॉर वी शैल बी कॉन्स्टेंटली रिफरिंग टू देम।
और इसीलिए वो कहते हैं कि भाई आपको जो 5 डायग्राम दिए गए हैं पहले से, वो हमेशा साथ में रखिए, क्योंकि जो जो बातें होती रहेगी उसके अंदर ये डायग्राम की बात उसमें हमेशा आती रहेगी। डायग्राम के अंदर वो चीज़, कौन से डायग्राम के अंदर ये चीज़ होती है, वो आप फिर उसी दौरान आप समझ सकोगे। एंड सो नाउ वी शैल बिगिन आवर स्टडी ऑफ योगा एज वी अंडरस्टैंड। तो अब हम जो स्टडी करेंगे योगा का, वो जिस तरह हमने समझा है इस तरह। अब यहाँ देखो, ये अंडरस्टैंड शब्द के नीचे उन्होंने अंडरलाइन की है, और अंडरलाइन की है उसका एक मतलब है कि वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने योग को जिस तरह समझा है इस तरह मैं बताना चाहता हूँ, न कि मैंने दूसरों से सुना है या कुछ पढ़ा है, क्योंकि उनका खुद का योग का बहुत गहरा अभ्यास था, अनुभव था। तो उनकी एक क्लियर कट एक अंडरस्टैंडिंग थी योग के बारे में, तो वो बताना चाहते हैं, न कि सो कॉल योग में क्या कहा गया है या ये शास्त्र में क्या कहा गया है। वो उनके अनुभव से हमें योग समझाने का प्रयत्न करते हैं। वॉट एवर द मीनिंग गिवन टू योगा बाय वेरियस ऑथर्स एंड टीचर्स वी शैल नॉट एक्सेप्ट, but try to understand by a very direct way, as I have been graduated into it by my divine lofty teacher, matchless and unique। तो यही कहते हैं कि जो दूसरे ऑथर्स ने या टीचर्स ने क्या कहा है उसकी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। हम जो बात करेंगे तो जो मेरे गुरु ने जो मुझे दीक्षित किया था और मुझे जो वो जब जो ये जो सिखाया है, वो ऐसे मेरे जो दिव्य गुरु थे, मेरे दिव्य और भव्य जो अजोड और अनन्य ऐसे जो मेरे गुरु थे, उनके पास से जो मैंने सीखा है उसकी ही हम बात करेंगे। तो क्लियर कहने का मतलब ये है कि इनकी एक टीचिंग एकदम क्लियर कट है, वो दूसरी चीज़ों को कुछ इन्वॉल्व करना नहीं चाहते हैं, और वो जो उनके गुरु से या उनके अनुभव से जो उन्होंने सीखा है वो चीज़ ही हमें देना चाहते हैं। क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि गड़बड़ी हो जाती है, ये सुना वो किया, इसने ऐसा कहा, उसने योग के ऊपर तो हजारों किताबें मिलेंगी, हजारों प्रवचन मिलेंगे, तो इन सब से तो हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक चीज़ को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। योगा इज टू योग, बट योग what to what? We yoke a horse or a pair of bullocks to a cart, but both the cart and the horse or bull need a driver to direct, for they by themselves have no sense of direction। अब योग का मतलब क्या है? योग का मतलब योग का मतलब जोड़ना। तो योग का मतलब है जोड़ना, और कहते हैं कि भाई संस्कृत में जो युज धातु है, युज धातु के ऊपर से ये योग शब्द आया है। इंग्लिश में उसको योग कहते हैं। तो योग तो है मतलब योग है मतलब जोड़ना, तो किसको किसके साथ जोड़ने की बात है। और जैसे कि भाई हम घोड़े को घोड़ा गाड़ी के साथ जोड़ते हैं, या भैंसा वगैरह को भी जोड़ते हैं गाड़ी के साथ में, तो वो जोड़ना तो हुआ, पर अभी कोई किसी को डायरेक्ट करना पड़ेगा, उसको दिशा बताना पड़ेगा कि कहाँ जाना है, किस तरह जाना है। क्योंकि ये जो है, अगर घोड़ा है उसको जोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको डायरेक्शन भी पता है, इसके लिए किसी को डायरेक्शन देना पड़ेगा। उनके अंदर ये डायरेक्शन की सेंस होती नहीं है। एंड इवन टुडे वी मे योग propelling booster rockets to a spaceship, but we need someone behind। तो ये तो पुराने ज़माने में घोड़ा गाड़ी की बात थी। अब आज के ज़माने के अंदर अगर कहते हैं तो हम ये रॉकेट और जो स्पेसशिप होती है, यान होता है, तो रॉकेट और यान का की जो जोड़ना होता है, उसको वो चीज़ को जोड़ने के लिए वो जो चीज़ जो जोड़ी जाती है वो एक एग्जाम्पल योग के रूप में दिया जाता है। सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ योगा? अब योग के तत्व क्या है? द ह्यूमन बॉडी और बॉडीज
that can be yoked to brain and manas or buddhi, that is the thinking instrument, and be guided and directed by the universal divine mind or चित्ती। अब हम जानते हैं कि ये सावरिया जी ने 3 प्रकार के शरीर और 3 प्रकार के उसके ब्रेन्स बताए हैं। तो फिजिकल बॉडी है तो उसके साथ फिजिकल ब्रेन है, एस्ट्रल बॉडी है तो उसके साथ मनस है, और जो मेंटल बॉडी है उसके साथ में बुद्धि या प्रज्ञा जिसको कहते हैं वो जुड़ी हुई है। तो ये तीनों को थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट ही कहा जाता है, विचार का एक साधन। और ये तीनों को जो गाइड करती है वो है यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या चित्ती। तो चित्ती द्वारा हमारा कोई भी ब्रेन है, स्थूल है या सूक्ष्म है, इसको चित्ती द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। बट हियर arise various questions. 1. What are these other bodies? What is this manas or buddhi besides brain? 3rd, what is universal divine mind और चित्ती? तो यहाँ जो बात की कि इसको इसके साथ जोड़ना है और 3 बॉडियों को 3 उनके जो ब्रेन से उसके साथ जोड़ना है, तो ये क्या है कि कितने प्रकार के बॉडी है, इसका क्या क्या किस प्रकार के उसके ब्रेन से, और फिर ये यूनिवर्सल डिवाइन माइंड क्या है, इस तरह के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। इन ऑल द अदर फैकल्टीज ऑफ साइंस व्हेन क्वेश्चंस आर आंसर्ड इट रिजल्ट्स इन नॉलेज। अब जो साइंस की कोई भी फैकल्टी होती है तो उसके अंदर व्यक्ति के जो होता है, सीखने वाला होता है, तो उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये किस तरह होता है, और जो उनके टीचर होते हैं साइंस के वो उसका जवाब देते हैं। तो जवाब मिलने पर एक ज्ञान मिल जाता है, एक बात ख़त्म हो जाती है कि भाई ये चीज़ है, इसके लिए है, वहाँ कोई और आगे प्रश्न का सवाल नहीं उठता है। बट इन द स्टडी ऑफ योगा आंसरिंग क्वेश्चंस ऑलवेज डज नॉट रिजल्ट इन नॉलेज, इट रिजल्ट इन either faith or doubt in the one who answers such questions। अब योग के बारे में तो क्या है कि ये जो प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं वो उसका रिजल्ट नॉलेज में नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर से और प्रश्न उत्पन्न होते हैं, और इससे हो सकता है कि जिसने जवाब दिया है उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो या फिर शंका उत्पन्न हो कि भाई इस व्यक्ति ने कहा ये कितना सच है। तो शंका भी हो सकती है या फिर श्रद्धा भी हो सकती है। तो योग की और साइंस की मेथड में थोड़ा इतना अलग या इतना फर्क है। बट that is when one practice what one is told to practice diligently, it results in experience। तो ये ज्ञान की साइंस में तो देखो कि भाई जवाब मिलता है तो ज्ञान मिलता है, यहाँ क्या है कि जवाब मिलता है तो उसके बाद में उसका ज्ञान नहीं पर उसका एक्सपीरियंस होता है। जो कहा जाता है कि भाई ये योग के अंदर प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई डिलीजेंटली इसको करता है, खंतपूर्वक करता है, तो उसका परिणाम उसको अंदर से एक अनुभूति होती है कि भाई ये इसका परिणाम है, इससे ये होता है, इससे ये होता है, बॉडी में ये होता है, माइंड में ये होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये सारी चीज़ का एक अनुभव साधक को होता जाता है। योग अल्टीमेटली हैज़ टू एंड इन ईच one's personal experience, and this personal experience will then answer questions like 1, 2, 3 above and such other questions that will arise from time to time। अब योग का जो है वो उसका अंत किस में होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर। मतलब कि योग जैसे जैसे करते हैं तो उसका एक रिजल्ट जो आता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस व्यक्ति का होता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस से उसके अंदर फिर और प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे कि ऊपर प्रश्न है कि भाई कि क्या क्या बॉडीज़ है, कितने प्रकार के बॉडीज़ है, मन बुद्धि वगैरह क्या है, इस तरह के प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं। और टाइम टू टाइम ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं और फिर उसको फिर से उसका जवाब ढूंढना पड़ता है। तो इस तरह अंदर की यात्रा इस तरह चलती रहती है। It is a futile exercise to answer questions like 1, 2, 3
but practice alone will bring about experience of the same. अब जो जैसे ऊपर प्रश्न ये पूछे हैं 1, 2, 3 के अंदर, इस तरह के सवालों का जो जवाब देना वो एक निरर्थक व्यायाम होता है, क्योंकि आपको बता दिया जाता है तो ठीक है, थियरी के लिए तो हम इसको समझ जाते हैं, पर जब तक वो एक्सपीरियंस के अंदर परिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब कि अगर सूक्ष्म बॉडी की बात हो रही है तो सूक्ष्म बॉडी का अनुभव होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, थोड़ा अनुभव होना चाहिए कि सूक्ष्म बॉडी ऐसा होता है, उसके अंदर से प्राण गुजरता है, तो प्राण गुजरता है तो कैसे क्या क्या अंदर अनुभूति होती है, तो छोटा मोटा थोड़ा अनुभव तो होना चाहिए ताकि व्यक्ति इस चीज़ को समझ सके। For who can talk about astral and mental bodies with their thinking instrument मनस and बुद्धि, क्योंकि अगर आपको अनुभव ही नहीं है तो फिर आप क्या इसके बारे में बात करेंगे, और शायद आप बात करेंगे तो भी वो तो सुनी सुनाई बात होगी, आपका अनुभव नहीं होगा। How can one talk of astral and mental worlds as also about the universal divine mind or चित्ती, और व्यक्ति एस्ट्रल और मेंटल वर्ल्ड जो है, जो हम जिसको भूवलोक या स्वलोक कहते हैं या फिर चित्ती कहते हैं, इसके बारे में किस तरह बात कर सकता है व्यक्ति, उसको पहले तो उसका अनुभव लेना चाहिए। सो वी शैल बिगिन आवर स्टडी विद दिस शॉर्ट इंट्रोडक्शन। तो यहाँ तक उन्होंने एक इंट्रोडक्शन अब तक में दिया हुआ है, उसके बारे में योग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। अब यहाँ आगे योग के बारे में बात करते हैं। यट डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट आई टेल यू। अब यहाँ वो खुद के बारे में भी कहते हैं कि ऐसा नहीं है भाई, मैं तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने सीखा है वो मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे भी आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेना। प्लीज़ डू क्वेश्चंस मी, for I want that your study in this subject be placed on trust in me but not on faith in me। देखो सुंदर बात कही है यहाँ कि भाई आपको सवाल पूछने चाहिए। दूसरी चीज़ है श्रद्धा। तो श्रद्धा, देखो श्रद्धा में तो दिमाग की ज़रूरत होती नहीं, आँख बंद करके मान लो और एक्सेप्ट कर लो तो बात खत्म हो गई। पर एक इस तरह की श्रद्धा की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई जो कहा वो उसको एक्सेप्ट कर लो। एक विश्वास होना चाहिए, न कि श्रद्धा, कि जो कहा जाता है वो सच ही है, ऐसा हमें एक विश्वास होना चाहिए, पर ऐसी कोई श्रद्धा या अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट इन द सेंस दैट आई विल नॉट मिसगाइड यू। तो ट्रस्ट क्या है कि भाई जो व्यक्ति हमें जो कह रही है, जो सिखा रही है, वो कम से कम हमें मिसगाइड नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास इतना गहरा ज्ञान है, अनुभव है, तो वो जो कहेगा वो अपने ज्ञान अनुभव से इतनी गहराई से कहेगा कि हम इससे मिसगाइड होने की कोई संभावना नहीं है। इससे हम गलत जो है गलत नहीं सीखेंगे, जो जरूरी है, जो सही है, वही हम उनसे सीख पाएंगे। I will misguide you, but not faith that all I say is faultless unless it is proved so। तो फेथ में तो क्या है कि भाई फेथ एक जो होता है उसके अंदर व्यक्ति को जो ब्लाइंडली, जैसे कि हम भक्ति मार्ग के अंदर देखते हैं कि सब कुछ ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया जाता है, इस तरह नहीं। पर यहाँ ये भी नहीं है कि जो वो कहते हैं वो फॉल्टलेस है। अगर हम इसको प्रूव करें कि भाई ये फॉल्टलेस है, तो ये हमारा अनुभव होता है, तभी हम कह सकते हैं कि भाई ये फॉल्टी है या फॉल्टलेस है। वी शैल नाउ बिगिन आवर स्टडी विद द टेंजिबल फिजिकल बॉडी एंड ब्रेन एंड द कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू बट कॉन्शियसली। अब शुरुआत करते हैं हम, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, वास्तविक शरीर है, और ब्रेन जो है, और इन दोनों का पारस्परिक संबंध क्या है और दोनों का संकलन क्या है, वो जागृति पूर्वक हमें इसका स्टडी करना चाहिए।
our human body is far from being complete or whole biologically, and so also is our brain. तो जैसे आप आगे भी बात की थी, इस तरह हमारा ना बॉडी ना ब्रेन बायोलॉजिकली कंप्लीट है, क्योंकि बायोलॉजिकली कंप्लीट होने के लिए बहुत सारी अंदर चेंजेस की ज़रूरत है। जैसे कि एक चेंजेस बार बार सावरिया जी कहते थे कि जब आप बायोलॉजिकली कंप्लीट होते हैं तो पैरेलली आपके अंदर पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी इतनी डेवलप हो जाती है, और वो जो डेवलप होती है तो वो भी आपको बायोलॉजिकली कंप्लीट होने में मदद करती है। तो योग से पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को हम ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं और वो बायोलॉजिकली कंप्लीट होने में हमें और मदद करती है। तो इस तरह के बायोलॉजिकली कंप्लीट होने में के बहुत सारे लक्षण होते हैं वो व्यक्ति के अंदर, वो योगी के अंदर, जो हम देख सकते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति के अंदर इस तरह के लक्षण नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा सामान्य व्यक्ति का जो बॉडी और ब्रेन है वो अभी इतना बायोलॉजिकली कंप्लीट नहीं है। There is our human body is far from being complete or whole biologically, and so also is our brain. There is absolutely no correlation and or coordination between body and brain consciously. तो अभी हमारे अंदर जो है जागृति पूर्वक इसका कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन बना नहीं है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हम कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन बना पाएंगे। तो इसके लिए ही सावरिया जी ने ये सब प्रारंभिक एक्सरसाइजेज दी है कि धीरे धीरे करके अंदर बॉडी और ब्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ में एक दूसरे से जुड़कर काम करे। ऐसा ना हो कि बॉडी की डिमांड कुछ है और ब्रेन की डिमांड कुछ है, ब्रेन में कुछ और चल रहा है, बॉडी के अंदर कुछ और चल रहा है। और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि बॉडी की डिमांड और कुछ होती है और ब्रेन की डिमांड कुछ होती है। जैसे कि शरीर बुढ़ा हो जाता है पर ब्रेन के अंदर का जो मन है वो कुछ न कुछ इच्छा है, कुछ डिमांड करता रहता है, और बॉडी जो है वो कर नहीं पाता है। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं है। All the books and teachers try to teach this in the name of yoga and introduce the student to the first 4 steps of the 8 steps, that is यम, नियम, आसन एंड प्राणायाम। अब योगा का हम देखेंगे टीचिंग का, खास करके अष्टांग योग का जो टीचिंग होता है, तो अष्टांग योग के 8 अंकों के अंदर से पहले जो 4 अंक है उसके बारे में ही ज़्यादातर टीचर्स होते हैं या जो बुक्स होती है वो इन 4 अंगों के बारे में ही बात करते रहते हैं। तो वो है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। Of these 4, the first 2 are taken for granted as accepted and necessary as moral build-up of the student. अब जो यम नियम है उसको किस तरह लिया जाता है? एक मॉरल बिल्डअप के रूप में। वो योग का भाग है, इस तरह की सोच नहीं है। वो एक खाली एक नैतिक रूप में, क्योंकि इसके अंदर जैसे कि यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तो भाई सत्य बोलो, अहिंसा मत करो, हिंसा मत करो। ऐसा जो टीचिंग जो होता है वो मॉरल ग्राउंड के ऊपर होता है। ये मॉरल ग्राउंड की बात नहीं है। योग के अंदर जब ये यम नियम दिए गए हैं वो बहुत गहरी चीज़ है, उसके पीछे बहुत सारा कुछ रहस्य है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब एस्टैब्लिश हो जाती है तब व्यक्ति के अंदर एक सिद्धि उत्पन्न होती है। जैसे कि यम नियम के अंदर सत्य और अहिंसा आता है तो कहते हैं कि भाई सत्य का परिणाम क्या है? जब सत्य प्रतिष्ठित होता है तो क्या होता है? तो व्यक्ति जो बोलती है वो सही होता है, जो वो कहेगी वो ही होगा। तो इतनी सिद्धि आ जाती है व्यक्ति के अंदर कि वो जो बोलता है व्यक्ति तो वो सही हो जाता है। इसी तरह अहिंसा जब प्रतिष्ठित होती है तो उसके अंदर से वैर का संपूर्ण त्याग होता है, वैर परित्याग। तो इसके अंदर फिर वैर नहीं रहता है, न रिवेंज का भाव रहता है, कुछ नहीं होता है। इतनी ऊंची अवस्था बन जाती है। अब इसको खाली मॉरल ग्राउंड के ऊपर लेंगे तो कैसे चलेगा? तो ये यम नियम जो है वो बहुत गहरी चीज़ है और उसको टेकन फॉर ग्रांटेड इस तरह लिया जाता है। All religions of the world also put much emphasis on the moral build-up
thou shall not। तो जैसे हम हर धर्म के अंदर देखते हैं तो हर धर्म के अंदर ये बात तो आती है कि तुम ये मत करो, तुम ये करो, तो जिसको हम यही नियम कहते हैं। तो इस तरह के नियम ही जो हर धर्म के अंदर बताए जाते हैं कि ये करो, ये मत करो। तो ये मॉरल ग्राउंड के ऊपर ये बताए जाते हैं। इसको ठीक है, व्यक्ति को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए, व्यक्ति को थोड़ा ठीक ठाक रखने के लिए ये ठीक है, पर जो योग के अंदर जो गहराई से यम नियम की बात कही है वो धर्म के अंदर जो बताया जाता है उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। All the known religions of the world even bind by promise and threat of heaven and hell so that we may abide by moral code। अब हम देखेंगे कि हर धर्म के अंदर स्वर्ग और नरक की बात होती है किसी न किसी रूप में, और इस तरह हमें बांधा जाता है कि भाई तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस दिया जाता है, और अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, इस तरह का डर बताया जाता है। तो वो एक व्यक्ति को मॉरल ग्राउंड के ऊपर इस तरह को बांध के रखने का एक प्रयत्न पहले से किया जाता था, और अभी भी यही चल रहा है कुछ न कुछ रूप में। अभी भी यही चीज़ स्वर्ग और नरक की बात होती रहती है। तो ये सब धर्मों के अंदर है, पर जब आध्यात्म की बात आती है तो व्यक्ति इससे काफ़ी ऊपर उठ जाती है। ए सॉर्ट ऑफ फॉल्स रिलीजियोसिटी इज इंट्रोड्यूस्ड थस। तो एक फॉल्स रिलीजियोसिटी एक बताई जाती है, एक गलत प्रकार की धार्मिकता, एक गलत धार्मिकता जो है वो यहाँ बताई जाती है। तो वो यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मॉरल ग्राउंड के ऊपर आएगा तो यही चीज़ बनेगी। सोसाइटी गोज फर्दर बाय फोर्सिबली कीपिंग ए चेक on our outward moral conduct by law and order enforcement, just as much forcibly as religion tries to enforce our inward moral conduct by threat and promise of hell and heaven। तो देखो हमारे ऊपर दोनों जगह से एक चेकिंग रहती है, एक अंकुश रखने का प्रयत्न किया जाता है। बाहर सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि सोसाइटी एक लॉ एंड ऑर्डर का जो एनफोर्समेंट है, मतलब कि बाह्य जो कानून कायदा वगैरह जो होता है वो हमारे ऊपर डाले जाते हैं कि भाई सोसाइटी में इस तरह का रहना चाहिए, इस तरह का रहना नहीं चाहिए, ऐसा करोगे तो ये कानून के विरुद्ध होगा, इस तरह का एक एनफोर्समेंट होता है। और दूसरी ओर जो हमारे धर्म होते हैं वो भी इस प्रकार का ही कुछ काम करते हैं, पर वो अंदर से अंकुश रखने का काम करते हैं। और वो क्या करते हैं कि हमें ये स्वर्ग और नरक के बारे में उसकी लालच या उसका डर बताकर हमें अंकुश में रखने का प्रयत्न करते हैं। तो दोनों ओर से एक चेकिंग रहती है व्यक्ति के ऊपर, एक सोसाइटी के कायदे कानून के हिसाब से और दूसरा धर्म के कायदे कानून के हिसाब से। जस्ट एज obeying outwardly law and order is natural for a good citizen, normally out of fear of law, and even branding these who do not as antisocial। अब आउटवर्डली जो ये लॉ जो है वो व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, एक नेचुरल रूप में रखने के लिए ठीक है, जिसके अंदर कोई ये कायदा कानून का डर न हो, इस तरह का अगर व्यक्ति आउटवर्डली अपने आप में कुछ कायदा कानून पालते हैं तो वो अच्छा है, वो अच्छा सिटीजन है। पर जो लोग ऐसा नहीं करते इसको हम क्या कहते हैं, एंटी सोशल कहते हैं। मतलब कि एंटी सोशल जो होते हैं कि जो सोसाइटी के कायदा कानून नहीं मानते हैं, अपने ढंग से जीने का प्रयत्न करते हैं, कायदे से ऊपर जाने का प्रयत्न करते हैं, वो लोग एंटी सोशल होते हैं। कैन वी नेचुरली एंड एज इजीली कीप टू अवर इनवर्ड काम एंड पोइज। तो अगर हम अपना जो अंदर का जो मन है या अंदर की जो स्थिति है उसको शांत और स्वस्थ रूप में क्या रख सकते हैं, ये बाहर के कोई भी कायदा कानून का प्रेशर न हो,
न कि कोई धर्म का लालच और डर का भी कोई माहौल ना हो, और फिर भी हम अंदर से एक शांत और स्वस्थता की स्थिति में है। क्या ऐसा हो सकता है? नो। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की जो अभी की अंदर की स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो अपने आप में वो इस तरह का जीवन जी सके जो नेचुरल हो, और उसके अंदर अपने आप में कुदरत के कानून जो है उसका पालन होता रहो। उसको अभी भी उसके अंदर ऐसी थोड़ी स्थिति ऐसी है कि उसको थोड़ा डराया धमकाया जाना थोड़ा ज़रूरी है, उसको वश करने के लिए थोड़ी लालच भी देनी ज़रूरी है। तो अभी ये जो ह्यूमैनिटी है इसका माइंड ऐसा नहीं है, इसीलिए हमें ये कृत्रिम कानून वगैरह बनाने पड़ते हैं। Therefore, both the restriction, that is, of the external law and order, and internal threat and promise of hell and heaven are equally necessary and will continue to be necessary till such time we are taught as a faculty of science the preparation of body and brain to be made whole or complete, and the correlation and coordination between body and brain consciously। तो ये कहाँ तक ये नहीं होगा? ये तो जब तक व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हो कि जिसके अंदर उसका बॉडी और ब्रेन के अंदर इस तरह का कोऑर्डिनेशन या फिर कोरिलेशन बन जाए, कॉन्शियसली इस तरह का कोऑर्डिनेशन या कोरिलेशन बने, और जिस तरह ये साइंस में इस तरह का सिखाया जाता है, इसी तरह हमारे अंदर भी ये चीज़ साइंटिफिकली योग का अभ्यास करते करते इस तरह की स्थिति बन जाए, तब तक तो व्यक्ति को थोड़ा डर दिखाना पड़ता है, थोड़ी लालच भी दिखानी पड़ती है और कंट्रोल करना पड़ता है। पर जैसे जैसे योग में आगे जाता है व्यक्ति, फिर इस तरह का डर या इसको कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर व्यक्ति जो है वो नेचुरल कोर्स में एकदम जो है वो कुदरत के कानून का पालन करके जीने लगती है। Hence we term our yoga practice is a scientific yoga practice। तो तावरिया जी हमेशा कहते थे कि भाई योग का अभ्यास हो तो साइंटिफिक योग का अभ्यास होना चाहिए। जिस तरह साइंस में एक प्रयोग किया जाता है और वो प्रयोग कहीं भी किया जाए फिर भी इसका परिणाम सेम आता है, इसी तरह योग भी ऐसा हो। तो वो रिफाइनिंग के बारे में कहते थे कि भाई रिफाइनिंग आप इंडिया में करो या अमेरिका में करो, दोनों का परिणाम एक ही आना चाहिए, तो फिर वो साइंटिफिक योगा कहलाएगा। बट बियॉन्ड लेइंग डाउन द नॉर्मल रिक्विजिट एंड बाइंडिंग अस बाय थ्रेट एंड प्रॉमिस, neither religion nor yoga nor philosophy by advocating the law of karma nor science have cared to teach us in a practical manner how to go about in a practical manner। तो व्यवहार रूप के अंदर प्रैक्टिकल मैनर के अंदर इस तरह का ज्ञान हमें कोई नहीं देता है, न धर्म देता है हमें या कोई क्योंकि धर्म तो है वो स्वर्ग नरक की लालच और पनिशमेंट की बात करता है, तो धर्म तो इस तरह का ज्ञान नहीं देता है। न कोई ये जो है ये कर्म का जो नियम है वो इस तरह का कोई ज्ञान देता है, न सोकल योगा या किसी तरह का भी जो है वो इस तरह का, या फिर जो साइंस है आज का वो भी हमें इस तरह का जो ज्ञान है वो नहीं देता। इस तरह की हमें जो बॉडी माइंड को कॉन्शियसली एक करके किस तरह जीना है वो को हमें कोई नहीं सिखाता। टू दिस वी कैन ऐड द hordes of people who make resolution on New Year and on birthday, and such resolutions not lasting even a few days। तो जैसे लोग होते हैं तो क्या करते हैं कि कई लोग न्यू ईयर आता है तो अंदर से सोचते हैं कि चलो भाई न्यू ईयर आता है तो कुछ अच्छा करने का कोई संकल्प लिया जाए। किसी का बर्थडे होता है तो कोई लोग सोचते हैं कि भाई बर्थडे है तो आज से कुछ अच्छा करें, तो इस तरह का एक अंदर से संकल्प एक व्रत कर लेने का प्रयत्न किया जाता है, पर हकीकत के अंदर वो ज़्यादा चलता नहीं है।
क्योंकि हम एक बाह्य वातावरण के प्रभाव में आकर जब कोई चीज़ का निर्णय करते हैं तो वो सही नहीं होता है और वो फिर लंबा समय नहीं चलता। अगर इसको दूसरे ढंग से हमें देखना है तो योग की दृष्टि से कहे तो हमारे अंदर बहुत प्रकार के आइज़ है और जो एक रिजोल्यूशन जो अंदर जिस मोमेंट के ऊपर जो रिजोल्यूशन लिया जाता है तो कोई एक आई लेके वो रिजोल्यूशन आता है। अब 4 दिन के बाद जब उसका पालन करने की जब ज़रूरत पड़ती है या उसका जब पालन करना होता है तब अंदर से दूसरा आई आ जाता है और कहता है कि नहीं नहीं भाई ये तो मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा ही होता है। हम कहते हैं कि भाई शाम को सोचते कि कल सुबह से उठ से जल्दी उठ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह वगैरह वगैरह, और होता क्या है कि ये नक्की करता है एक आय और दूसरा सुबह में उठता है तब दूसरा आय आ जाता है और वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या तावैया जी इसको IESM केंद्रों के बारे में कहते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल सेंटर ने ये नक्की कर लिया पर इमोशनल सेक्स सेंटर तो इसके लिए तैयार नहीं है। तो जब इसको प्रैक्टिकली करने की बात आएगी तो इमोशनल और सेक्स सेंटर जो है वो उसको करने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसके अंदर कुछ ना कुछ अड़चने हैं, उसका ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। तो इस तरह का ये होता है। इसलिए ऐसा शॉर्ट टर्म में कोई रिजोल्यूशन लेने का कोई मतलब नहीं है। अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि मुझे ये करना है तो क्यों करना है। तो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर करेंगे तो लंबा ये चीज़ चलेगी। नो वन वॉन्ट्स टू नो वाई दिस हैपन्स एंड सो दिस लिथार्जी ऑन आवर पार्ट कीप्स अस वेयर वी आर। तो वो क्यों ऐसा होता है अंदर से, उसका कुछ साइंस समझने का हम प्रयत्न नहीं करते हैं और अंदर जो लिथार्जी जो प्रमाद है वो हमें पकड़ के रखता है। तो वो रिजोल्यूशन चाहे लिया कुछ भी किया पर कुछ दिन के बाद वही प्रमाद आ जाता है और हम जहाँ थे वहीं फिर से आ जाते हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव अदरवाइज एडवांस फ्रॉम स्टोन एज टू स्पेस एज बट आर स्टिल इन स्टोन एज as far as their internal poise and calm is concerned and will remain in stone age as long as this study is not made a faculty of science for study। अब वैसे बाहर से देखे तो व्यक्ति ने इतना थोड़ा प्रोग्रेस किया कि पहले तो स्टोन एज में था, पत्थर युग के अंदर व्यक्ति जीता था जिसको हम आदि मानव कहते थे, प्रिमिटिव व्यक्ति। तो आदि मानव था वो स्टोन युग में जीता था, पत्थर युग के अंदर। फिर वो धीरे धीरे करके वो उसने प्रगति की और स्पेस युग तक वो आ गया है। आज तो इतनी तरक्की इंसान ने कर ली है पर अंदर का उसका जो अंदर की स्थिति है वो तो आज भी स्टोन युग में जो इस तरह के मानव की स्थिति थी वही इस अंदर की स्थिति है और न इसके अंदर न कोई पोइज है न काम है। मतलब कि अंदर जो शांति या स्वस्थता की जो स्थिति होनी चाहिए जिस तरह की, वो स्थिति इसके अंदर अब नहीं है। और इसके लिए जिस तरह के हम साइंस में जिस तरह स्टडी करते हैं इस तरह हमें इन चीज़ों का भी, व्यक्ति का और उसके बिहेवियर का, सबका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। बोथ रिलीजियंस एंड सो कॉल्ड योगा हैव फेल्ड एंड विल नेवर सक्सीड इफ साइंटिफिकली दिस मेलेडी इज नॉट ट्रीटेड एंड क्योर्ड। अगर ये जो है इसके लिए इसको सही ढंग से इस बीमारी को ट्रीट नहीं किया जाएगा या इसको क्योर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि ये जो साइंस और योगा जो कह रहे हैं या करना चाहते हैं उसके अंदर वो नाकाम ही होंगे, उसमें कभी भी वो सक्सेस उनको नहीं मिलेगी। तो उसका साइंटिफिकली इसका ये करना चाहिए, उसका उपाय करना चाहिए। साइंस विल कंटिन्यू टू हैव cases of stress and strain and tension and psychological cases, and religion and yoga will ask their adherents to give up this and give up that or fast or go to ashrams
and science will continue to change the names of diseases and medicines. This will be unending. अब हम देखते हैं कि आज का ज़माने में हमने इतनी तरक्की तो कर ली, पर तरक्की के साथ साथ में स्ट्रेस और टेंशन और स्ट्रेन ये सब भी हमारे अंदर आ गए हैं। आज का व्यक्ति जो है वो 2 पैसा कमा तो लेता है, पर इसके अंदर इतना सारा टेंशन इकट्ठा हो गया है, और कई लोगों को तो साइकोलॉजिकल बीमारियां भी लग जाती हैं। तो इस तरह जो व्यक्ति जो होते हैं, और दूसरी ओर जो है रिलीजन और योग के अंदर जो योग के जो स्टूडेंट्स है, अनुयायी है, उसको ये कहा जाता है भाई तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये खाना मत खाओ, उपवास करो। तो इस तरह का जो कहा जाता है, या फिर कहते हैं कि आश्रम में चले जाओ, तो इस तरह जो होता है। और फिर साइंस क्या करता है कि नाम बदल देता है, मेडिसिन के नाम और ये बदल देते हैं, पर कोई हकीकत में कुछ नया होता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसे की ऐसी रिपीट होती जाती है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी एक तो नहीं है, और दूसरा जो है वो इसका जो उपाय साइंस से या योग से जिस तरह करना चाहिए, योग भी हो तो साइंटिफिक योग होना चाहिए, इससे नहीं होता है। तो इसलिए ये सब चलता रहता है और अनएंडिंग है, ये सब चलता ही रहेगा। आई वॉन्ट दिस पॉइंट टू बी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। तो वो चाहते हैं कि भाई हम इस बात को ज़रा सही ढंग से समझ लें। Some of you might say that even said Patanjali in Yoga Sutra stresses the moral code to quote। अब पतंजलि कहते हैं कि भाई पतंजलि ने भी इस तरह के मॉरल कोड के बारे में तो योग सूत्र के अंदर बताया है, इस तरह कई लोग कहते हैं। और पतंजलि ने क्या बताया है, इसका एक सूत्र है, हार्मलेसनेस ट्रूथ ऑफ ऑल बीइंग्स, एब्सटेंशन from theft, from incontinence and from avarice constitute yam। तो यम किससे बने हैं, तो हार्मलेसनेस मतलब अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह मतलब कि इकट्ठा न करना, ये चीज़ों से यम बना है। It constitutes universal duty and is irrespective of race, place, time and emergency। तो ये हर जगह पर हर समय हर जगह ये चीज़ जो है वो इस तरह की होती है, वो इररिस्पेक्टिव है, उसके कोई ये नहीं है कि भाई आज ये है तो सही है, कल ये नहीं होगा, इससे विपरीत हो जाएगा। तो अहिंसा सत्य ये जो है वो परमानेंट चीज़ है और फॉर एवर है। और दूसरा नियम बताया है, इंटरनल एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन, कंटेंटमेंट, फायरी एस्पिरेशन एंड डिवोशन टू ईश्वर कॉन्स्टिट्यूट नियम। तो नियम के अंदर क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन मतलब सोच, संस्कृत में कहते हैं सोच, सोच का मतलब अंदर और बाहर की शुद्धि, कंटेंटमेंट माने कि संतोष, फायरी एस्पिरेशन माने कि तप हमारे अंदर होना चाहिए, डिवोशन टू ईश्वर तो ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर की शरणागति, ये चीज़ जो है वो नियम को बनाती है। और तीसरा कहते हैं, व्हेन थॉट विच आर कॉन्ट्ररी टू योगा आर प्रेजेंट, देयर शुड बी द कल्टिवेशन ऑफ देयर अपोजिट। हाउ। और तीसरा सूत्र ये है जो कहता है कि भाई जब हमें कोई विचार आता है और वो विचार ऐसा हो कि योग के विरुद्ध में हो, मतलब कि यहाँ अहिंसा की बात है, तो अगर हमें हिंसा का विचार आता है तो फिर उसके विरुद्ध का माने कि अहिंसा का विचार को हमें कल्टीवेट करना चाहिए। तो ये एक शॉर्ट मेथड है कि जब हमें कोई गलत विचार आता है तो उसको हमें तुरंत चेंज कर देना चाहिए, उसके विरुद्ध का विचार जो है उसको कल्टीवेट करना चाहिए। तो ये एक टेक्निक भी है और यहाँ इस तरह का ये सूत्र दिया गया है। बट सेज पतंजलि इन हिज 5th बुक शोज हाउ टू डू दिस।
to his accepted disciple and this make the vital difference। तो पतंजलि महर्षि ने ये सब उसके जो एक्सेप्टेड डिसाइपल है, मतलब कि जो स्वीकृत किए गए उनके जो शिष्य है, उनको ये सब सिखाया था। और ये उनकी एक परंपरा थी कि भाई जो डिसाइपल एक्सेप्टेड होते हैं उनको वर्ड बाय माउथ, मतलब कि मुंह से सिखाया जाता था। वो लिखते नहीं थे इस चीज़ को, योग सूत्र में वो लिखा नहीं गया था। जैसे कि जो सारी प्रैक्टिसेस आज तावड़िया जी कराते थे और हम करते हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस कहते हैं कि भाई योग का ही एक पार्ट है जो महर्षि पतंजलि जो अपने शिष्यों को, एक्सेप्टेड डिसाइपल्स को जो सिखाते थे, वही चीज़ आज हम कर रहे हैं। पर उस ज़माने में वो जो था वो वर्ड बाय माउथ खाली कराते थे, उसको लिखा नहीं गया था। पर तावड़िया जी ने जो योग सूत्र लिखा है उसके अंदर ये सब पूरा के पूरा एक्सपोज कर दिया है। इट इज़ वन थिंग टू से thou shall not, and another to show the way to prepare an individual from within and make one biologically complete, so that that individual thereafter finds a way of life to live without any efforts or control or frustration, so that he or she can maintain yama and niyam smoothly as a way of life, while those who follow religion and other means of yoga struggle and keep struggling, and in the end get frustrated and develop guilt or sinner complex from their repeated failures in is not maintaining such moral code. In this area worldly education cannot help। तो यहाँ एक ही पैराग्राफ में बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी है कि एक पहली बात तो ये है कि भाई किसी को कहना कि तू ये मत कर, ये कह देना तो आसान है, पर उसको रास्ता बताना एक अलग चीज़ है कि भाई ये मत कर, तू कैसे ये करेगा। तो तू ऐसा अगर ऐसी प्रैक्टिस करता है तो तेरे अंदर ऐसी कैपेसिटी आएगी, फिर तू ये चीज़ नहीं करेगा। आज हम कह देते हैं कि भाई अहिंसा मत कर, या सत्य का पालन कर, या ब्रह्मचर्य का पालन कर, कैसे करेगा वो? उसको कोई मार्ग दिखाना चाहिए। ऐसे खाली बोल देने से कोई थोड़ी व्यक्ति कर सकता है। तो मार्ग दिखाना चाहिए और वो योग के अंदर मार्ग दिखाया जाता है। तो इस तरह व्यक्ति को जो है वो योग या ये चीज़ ऐसी उसको देनी चाहिए कि जिसके द्वारा वो अच्छी तरह अपना जीवन जी सके, या फिर यम नियम जो है वो यम नियम को भी वो अपने आप में फॉलो कर सके। आज यम नियम जो है वो हम इम्पोज करते हैं कि ये करो, ये मत करो, तो वो नहीं कर पाता व्यक्ति। वो इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसके अंदर ऐसी एक स्ट्रेंथ लाने की ज़रूरत है, इसके अंदर शक्ति निर्माण होनी चाहिए कि वो व्यक्ति अपने आप में फिर यम नियम का पालन करे। पर दूसरे जो योग के नाम पर या धर्म के नाम पर जो चीज़ें दिखाई जाती है, सिखाई जाती है, उसके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो कई बार व्यक्ति का दमन होता है, फिर व्यक्ति क्या करती है कि ऊपर से ऐसा दिखावा करती है कि भाई मैं तो धार्मिक हूँ, तो ये सब चीज़ों का पालन करता हूँ, पर अंदर से वो चीज़ नहीं पालन करता है। और उसके लिए फिर उसका अंदर एक स्ट्रगल चालू रहती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एक गिल्ट आती है, और एक पाप का भाव भी उसके अंदर चालू रहता है। तो इस तरह जो जीवन जो है वो जीवन में कोई मज़ा नहीं है, वो दोहरा जीवन व्यक्ति जीता है, और वो फिर किसी प्रकार की वो प्रगति नहीं कर सकता। और इसके अंदर हमें कोई सांसारिक प्रकार का ये जो, या फिर जो हम एजुकेशन जो लेते हैं बाहर से, वो भी हमें कोई मदद नहीं करता है, क्योंकि ये अंदर की चीज़ है। अंदर कोई ऐसी प्रैक्टिस हमें आनी चाहिए कि जिससे हम अंदर से ग्रो कर सके, अंदर से हम पक्व बन सकें। यहाँ रुकते हैं।